हेलो गाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको आपने एक्सप्लेन किया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो वहाँ पर एक टर्म आती है फोर्स, और ये फोर्स इस चैप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली बुक्स में जो फोर्स की डेफिनेशन लिखी होती है उसमें लिखते हैं लोग बाग, सॉरी, एनी पुश और पुल। ये कुत्तों की आवाज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। ये मेरे घर के गेट के बाहर ही बैठते हैं। इन्हें भगा दो, कितना भी बार बार आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हम यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। एक्चुअल में मैंने आपको ना यहाँ पर फर्स्ट लॉ ही बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर इनके टोटल लॉस की बात करेंगे जो कि न्यूटन ने दिए थे, और वो टोटल थे हमारे पास 3 लॉज। आपसे बेसिक्स इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा एंट्रेंस के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है मोशन का, सेकंड लॉ क्या कहता है, और थर्ड लॉ क्या कहता है। तो एक्चुअल में ना इनको डिटेल में पढ़ने से बेहतर है आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ जो बताता है आपको वो इनर्शिया के बारे में बताता है, और जो सेकंड लॉ आपको इंफॉर्मेशन देता है वो देता है फोर्स, या कह लीजिए मोमेंटम के बारे में। और थर्ड लॉ की मदद से आप कंजर्वेटिव नेचर की बात करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो आपको बेसिक ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 3 इक्वेशन मोशन की। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये इक्वेशन याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये यूज़ होगी शुरू के 3 चैप्टर्स के अंदर। फोर्थ में भी यूज़ होती है। उससे आगे चलते हैं तो s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाली है। उसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम
न्यूमेरिकल लेते हैं और हम एक्चुअल में इस तरह की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इस सीरीज़ को हम एक नाम दे सकते हैं, QTC। CTQ, ये सही रहेगा, CTQ सीरीज। इसमें हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो हम लोग वन बाय वन चलेंगे आगे, और मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग साथ के साथ नोट करते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आप लोगों के पास ये नोट्स होंगे, इसके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चाहे प्रिंट कर सकते हैं, या आपके पास एक बुक होगी, इसकी बुक आती है बूस्टर करके, मैं उससे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उस चीज़ की बात करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं देखता हूँ जितना मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या इससे कोई सवाल हो पाएगा। लग तो नहीं रहा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, फोर्स। फोर्स एक्चुअल में क्या होता है इसको हम ऊपर लिख आए हैं एक बार, मैं आपको यहाँ फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला लिखाऊंगा। जो हमारा फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी आप फोर्स जो निकालते हैं, आप निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसको उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट से आप उसको मोशन में लेकर आएंगे, तो पहले इसकी स्पीड u होगी, बाद में इसकी स्पीड v हो जाएगी। यानी स्पीड का u से v होना, स्पीड का चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन। या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, आपका ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद में वो रेस्ट कंडीशन में आ गया। रेस्ट कंडीशन में आने का मतलब पहले उसकी स्पीड u थी, फाइनली वो जाकर रुक गया, तब भी वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं आप एक्सेलरेशन। दोनों ही केसेस में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब रेस्ट से मोशन में लेकर आना या मोशन से रेस्ट में लेकर आना, ये बिना फोर्स लगाए तो पॉसिबल नहीं है। और फोर्स किस पर लगाएंगे, किसी ना किसी मास ऑब्जेक्ट पर, या मोशन से रेस्ट पर लेकर आएंगे तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी फोर्स को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस मास को उसमें आए एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली चीज़।
दूसरा, इसकी जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो होती है न्यूटन। न्यूटन के अलावा आप इस फोर्स को एक और यूनिट बनाते हैं, डाइन। तो ये जो डाइन होती है, इसका एक रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ध्यान रखिएगा, आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछ सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वैसे ही फोर्स की भी एक यूनिट होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। फोर्स के बाद जो सेकंड नंबर पर हमारा पढ़ने का सेंस बनता है, वो है प्रेशर। प्रेशर को आप दिखाते हैं पी से। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस ऐसे है जिसका एरिया है कैपिटल ए, इसके ऊपर आप लगाइए फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली लगाइएगा। तो अगर आपको प्रेशर निकालना है, तो जो आपने नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, कितने एरिया पर लगाया है, उससे डिवाइड कर दीजिए, प्रेशर आ जाएगा। अब प्रेशर की अगर बात की जाए, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिखिएगा पास्कल। और ये जो पास्कल होता है, ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और भी इसकी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, जो आपके काम की नहीं है। एक होती है टॉर्क, एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होती है MM/Hg, एक होती है बार। तो ये सब की सब प्रेशर की यूनिट्स हैं, लेकिन हम आमतौर पर पास कर लेते हैं। एक सवाल मैं आपको यहाँ पूछता हूँ। आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। एक बार ये ऐसा रखा हुआ है, एक बार इस बॉक्स को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया। ऐसे कर, तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट। इसी तरीके से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो मैं अभी आपसे पूछूंगा ना, तो आप इसका जवाब कुछ लोग तो दे देंगे, ये कंडीशन और ये कंडीशन। कि कौन सी कंडीशन में या किस केस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आपको बताना है। प्रेशर ए पर ज़्यादा है प्रेशर बी से, प्रेशर ए पर बराबर है प्रेशर बी से, या प्रेशर ए पर कम है प्रेशर सी से। एक्चुअल में जो यहाँ फोर्स लग रहा है, आप देखो पहले फोर्स कितना लग रहा है। तो
फोर्स लगना कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम पढ़ेंगे फोर्स जैसी ही एक क्वांटिटी, उसको आप बोलते हैं वेट। इसको दिखाते हैं डब्ल्यू से। जो वेट होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्मॉल जी से। ये जो स्मॉल जी होता है इसको बोलते हैं आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू दो लेते हैं हम। एक तो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो वेट इस तरीके से निकालते हैं। वेट एक्चुअल में एक तरह का फोर्स ही होता है, क्योंकि वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो आपका जो ऊपर वाले केस की बात करी जाए, ये वाला जो एरिया है इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। और दोनों बार में जो आपने ये क्यूबॉइडल बॉक्स लिया है इसका वेट दोनों बार में सेम होगा। डब्ल्यू ए की वैल्यू बराबर होगी डब्ल्यू बी की वैल्यू के। लेकिन जो एरिया है इन केस ऑफ ए वो ज़्यादा है एरिया इन केस ऑफ बी। तो अगर प्रेशर की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है प्रेशर जो होगा वो बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एरिया। तो अगर डब्ल्यू आपका कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एरिया के। यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है। इसीलिए जो हम नेल होता है इस तरीके का होता है, इसको जो ज़मीन दीवार में ठोकते हैं वो इधर से ठोकते हैं और इधर से घुसाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि यहाँ एरिया बहुत कम पॉइंट के बराबर एरिया होता है तो प्रेशर ज़्यादा लग सकता है। सिंपली आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर घुसाना हो तो आप कोशिश करेंगे कि उसका एरिया रिड्यूस करके नुकीला बनाकर तब उसको एंटर कराएं, ताकि आप उसमें ही काम में प्रेशर ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि दोनों बार में प्रेशर सेम लगेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम लगेगा, जहाँ एरिया कम हो प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ टॉपिक पर अपने, जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इसको दिखाते हैं रो से। डेंसिटी को जनरली अगर आपको समझना है तो एक गिलास ले लीजिए। इस गिलास में आप लिक्विड ले लीजिए। और आपने इसमें एक चम्मच चीनी डाली।
इसमें 3 चम्मच चीनी डाली। जब आप इसको घुमाएंगे तो आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन बनेगा। दोनों के दोनों इक्वल वॉल्यूम थे, 200-200 ml मान लो। इसमें जो आपने शुगर ऐड की वो 1 स्पून, इसमें जो ऐड की वो 3 3 स्पून। तो आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा डेंस दिखेगा, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल की कंडीशन है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उसी वॉल्यूम के अंदर, इन कंपैरिजन टू दिस बीकर। इसमें ज़्यादा होंगे तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी नापते कैसे? डेंसिटी एक्चुअल में जो होती है वो रेशियो होती है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, रेशियो उस वॉल्यूम के मास के साथ। डेंसिटी जो होती है वो रेशियो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। ये हो सकती है। और अगर आप किलोग्राम मीटर क्यूब को हटाएंगे तो किलोग्राम की छोटी यूनिट होती है ग्राम, और मीटर की छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक यूनिट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें डेंसिटी वाटर की, जो कि होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक टैंक बनाई, उस टैंक की जो डायमेंशन है वो हाइट भी 1 मीटर है, लेंथ भी 1 मीटर है, और चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। लेकिन जब आप इसका पानी बनने के बाद मास कैलकुलेट करेंगे तो मास जो आएगा इसका वो आएगा 1000 kg। ये इसका मतलब होता है। अब ये जो डेंसिटी होती है इसकी होती है दो टाइप। एक तो आपकी होती है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। और जो रिलेटेड डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको रिलेटेड डेंसिटी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक हमारे पास स्पेशल टाइप का मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, इसका नाम होता है मर्क्यूरी। तो कई बार इसकी डेंसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कुछ सब पेपर में, एमयू में तो नहीं। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? वो होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
यानी अगर देखा जाए वाटर से कंपेयर करके, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होती है वो 13.6 टाइम्स होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की। अब थोड़ा क्वेश्चन करने के काबिल हम लोग हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल की साइड चलते हैं। बीच में जिस जिस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी हम वापस से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक व्हीकल है, इसको रेस से स्टार्ट किया जाता है और वो इतनी स्पीड अटेन कर लेता है, कितनी डिस्टेंस कवर करने में? 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। इफ द मास ऑफ द व्हीकल इज 500 kg, तो फोर्स बताना है। ये बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए मैं इनको पहले करा रहा हूँ। जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो u 0 हो जाएगा, और अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी देर के बाद में कुछ हो गई तो वो लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी इस तरह की वैल्यू दे रखी हो तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी रखती है उसको, कितनी स्पीड अचीव करने में? 100 मीटर की। और आपको दे रखा है मास, जो कि है आपके पास 500 kg। ये व्हीकल का मास है। फोर्स का फार्मूला जो होता है, इसमें फोर्स निकलवाया तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, आपके पास यू वी और एस है, और ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपकी थर्ड इक्वेशन कहती है जो वी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस के। तो आप वी की जगह रखिए 20, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 100। ये हो जाएगा 200 ए, और ये हो जाएगा 400। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया तो आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर हो जाएगा 500 इंटू 2, यानी 1000 न्यूटन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter to 8 meter per second in 6 seconds. Then the magnitude of the force exerted on the object. आप लोग सवाल पढ़ लीजिए ठीक से। एक 100 किलोग्राम का मास है, उसकी स्पीड 5 से 8 हो गई 6 सेकंड के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 3। इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। टाइम जो लगता है वो लगता है 6 सेकंड का।
और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो है 100 किलोग्राम। फोर्स का फार्मूला बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब यू वी टी और एक्सेलरेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होते हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है 8, u की वैल्यू है 5 प्लस a इंटू 6, यह आ जाएगा 3 a इंटू 6। तो जो हमारा a है वो आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है 100, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। If a body of mass 40 kilogram is moving initially with a speed of 30 meter per second, is subjected to retarding force 60 Newton, then the body is stop after। इस सवाल देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चंस में आएगा। एक बार सवाल आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। एक हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम। 500, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 500/1000, जो कि बराबर हो जाएगा 0.5 kg के। बाकी डिटेल हमें दे रखी है। मैं नीचे वाले क्वेश्चन पर आ गया, 5 पर। चलिए 5 कर लेते हैं। एक हैमर है जिसका मास 500 ग्राम है, इसको मूव किया जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये जाकर स्ट्राइक करता है एक नेल से। द नेल स्टॉप द हैमर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, आपको फोर्स बताना है। तो जो आप हैमरिंग करते हैं, जब आप चलाते हैं हैमर को, तो उसकी इनिशियल स्पीड आती है, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। जब वो स्ट्राइक करेगा नेल पर तो वो रुक जाएगा, यानी कि v 0 हो जाएगा। और इसके दौरान जो टाइम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 सेकेंड का टाइम लगता है। यही दे रखा है। आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यू वी टी और ए जो होता है आपका, वो फर्स्ट इक्वेशन में ही होता है। फर्स्ट इक्वेशन में आती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपने दे रखा है 0, u आपको दे रखा है 50, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, टाइम दे रखा है 0.01। तो अगर इसको मैं इधर ले जाऊंगा 50 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.01। और अगर इसको नीचे लाऊंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -50 अपॉन 0.01। पॉइंट हटाया, 00। तो एक्सेलरेशन विल बी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और मास आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आप फोर्स निकाल लीजिए। रिटार्डिंग फोर्स जो होता है वो निगेटिव में ही आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू दे रखी है 0.5 और एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस पर 5000। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 500 इंटू 5 हो जाएगा 2500 न्यूटन। ये हमारा फोर्स है, ऑप्शन में ये रहा। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ अ बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी 30 इज सब्जेक्ट टू रिटार्डिंग फोर्स 60 न्यूटन। आपको बताना है कितनी देर में जाकर के ये रुक जाएगी। तो जो बॉडी आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, उसका मास दे रखा है आपको 40 किलोग्राम। इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है वो फोर्स है 60 न्यूटन। शुरू में चल रही थी स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फाइनली लास्ट में जाकर ये रुक जाएगी तो 0 मीटर पर सेकंड पर आ जाएगी। तो यही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दिया। बाकी पूछा है, पूछा क्या है, कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगी, ठीक है। तो आपको टाइम बताना है कितने टाइम के बाद ये रुकेगी। तो पहले आप ना एक्सेलरेशन निकालिए यहाँ से, क्योंकि आपको फोर्स दे रखा है जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू है 60, मास की वैल्यू है 40। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 60/40, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि होती है v इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, v है 0, u है 30, a कितना है 1.5, टाइम नहीं पता। 30 को उधर ले जाइए, -30, 1.5 t हो जाएगा -30/1.5। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ जाएगा, 15 से 300 को काट लीजिए, -20 सेकेंड्स आ रहे हैं। टाइम निगेटिव में नहीं होता, इसलिए टाइम की वैल्यू 20 लिख लीजिएगा सेकेंड्स में, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity 90. Its velocity slowed down to 18 in 4 seconds. Unbalanced external force. The magnitude of the force 90, 84, 1200। देखिए एक कार है, इसका मास आपको दे रखा है 1200 किलोग्राम। गाड़ी चल रही थी इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से, फाइनली उसकी स्पीड रह गई 18 किलोमीटर पर आवर, और इस काम को होने में उसको सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का वक्त लगा। तो ये जो खूबसूरत सी वैल्यू दिख रही है ना, किलोमीटर पर आवर, इसे कर लो कन्वर्ट 5/18, 5/18 से 18 पंजे 90, 5 पंजे 25,
सॉरी 18 5 90 and 5 5 25 meter per second, and 18 into 18 1 bar 1 into 5 5 meter per second. तो ये आपकी वो वैल्यू आ गई जो मीटर पर सेकंड में है। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। बेसिकली एक्सेलरेशन निकलवा रहा है बार बार, तो आप ना ऐसे ही लिख देना फॉर्मूले को, v माइनस यू अपॉन टी। इतनी मेहनत मत करना। v है आपके पास 5, u है 25, टाइम लग रहा है 4 सेकंड का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -20/4 टू माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। नाउ calculate the force which is equivalent to mass into acceleration. What is the value of mass? 1200 multiply by 5. This is 6000 Newton is the answer. चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following has more inertia if they are same size? साइज अगर सेम होगा तो साइज सेम होने का मतलब इनका वॉल्यूम सेम होगा। और अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। आप देखेंगे इनर्शिया की जब भी बात होगी, इनर्शिया की बात होती है मास की बेसिस पर। अब मास किसका सबसे ज़्यादा, उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा। आप देखें आपके पास एक रबर की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, एक स्टोन है और एक आयरन बॉल है। तो अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ आयरन की, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, 7.8 ग्राम होती है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाईएस्ट डेंसिटी मेटल में आता है। ये तो मैं श्योर नहीं हूँ 7.8 होती है या 8 होती है। तो आपकी जो हाईएस्ट मास होगा सेम साइज की बॉलों के लिए, वो आयरन बॉल का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए मैंने ना अभी तक आपको जितने भी सवाल कराए हैं, उन सारे सवाल में कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। जो घिसा पिटा कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही लग रहा है, और उससे अच्छे खासे सवाल भी हो रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इतनी, 5 सेकंड का टाइम लगता है इसको स्टॉप होने में जब उसके ऊपर ब्रेक लगाए जाते हैं, और उसका मास दे रखा है। तो इस तरह के सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किस तरह के सवाल आप करना पसंद करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। कार की जो स्पीड है शुरू में, वो दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। इसे आप कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है, तो भी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। रुकने के लिए उसको जो टाइम लगा 5 सेकेंड का, और जो मास दे रखा है वो है आपके पास 900 kg। तो आप निकालेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन। v की वैल्यू है आपके पास 0, -20/5। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन।
मास ऑलरेडी गिवन है तो फोर्स हो जाएगा कितने मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू मास की वैल्यू है 900, एक्सेलरेशन है -4, हो जाएगा -3600 न्यूटन। ये माइनस मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि ऑप्शन में आपको माइनस दे रखा है। ऑप्शन देखेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा -3600 न्यूटन। ठीक है। एक ये सवाल देख लीजिए 22। A 20 kilogram box is pulled up on a slope with a constant speed to a distance of 4 meters। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कल करा दूंगा। ठीक है। और अभी तक जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन घर से करने को देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका होमवर्क है, इसको मैं तभी कराऊंगा जब ये आपसे नहीं होता है। उसके बाद कल जो हम क्लास लेंगे या मैं जो क्लास आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा उसका मैं कंटेंट अभी बता देता हूँ आपको, जो हमें डिस्कस करने को रह गया है। कल की क्लास में हम 3 लॉ ऑफ न्यूटन ये डिस्कस करेंगे। इसमें आपका सबसे मेजर पार्ट आएगा मोमेंटम, फिर इसके बाद आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक ही तरह के आपने देखा मोर देन 10 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको किए हैं कराए हैं उनको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कल तक। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। अ, तब तक के लिए हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लासेस को शिद्दत के साथ देखते रहिए। मिलेंगे कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।